नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पवार वंश की चौथी क्लास को पढ़ेंगे। पवार वंश की 3 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों का बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम है या फिर जो नई भर्तियां आएंगी उनकी तैयारियां कर रहे हैं तो वह इस सीरीज से जरूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका पूरा वीएस नेगी वन लाइनर बुक जो है उसका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन कवि के अनुसार। रतन कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में काफ़ी शांति व्यवस्था थी, जिस कारण लोग अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है, तो दोस्तों फतेह शाह के टाइम पीरियड को बोला जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल का अकबर किसको बोलते हैं तो फतेह शाह को बोलते हैं, क्योंकि फतेह शाह के दरबार में ही अकबर की भांति नवरत्न रहते थे। ठीक है, और फतेह शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पवार वंश का 48वां राजा था, जो कि पृथ्वीपति शाह के बाद में राजा बना था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा जो चित्र मिलता है तो वह फतेहपति शाह का ही मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था। देखिए, फतेह शाह ग्रंथ का संपादन जो किया तो वह ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठाकुर सूरवीर सिंह का ही दोस्तों एक और ग्रंथ मिलता है जो कि हस्तलिखित है। इसका नाम है दोस्तों साबरी ग्रंथ। ठीक है, तो साबरी ग्रंथ भी सूरवीर सिंह का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि तांत्रिक विद्या पर आधारित साबरी ग्रंथ डॉक्टर सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है। सही बात है दोस्तों। ठीक है, जो साबरी ग्रंथ है तो ये सूरवीर सिंह का है, जो कि हस्तलिखित ग्रंथ है और ये तांत्रिक विद्या पर आधारित है। वास्तव शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार श्याम शाह के राजगुरु कवि शंकर देव थे। सही बात है दोस्तों, जो कवि शंकर देव थे तो ये श्याम शाह के गुरु थे। इन्होंने दोस्तों वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, मानवोदय काव्य की रचना कवि भरत ने नहीं की है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मानवोदय काव्य की रचना जो की है तो वह कवि भरत ने ही की है, यहाँ पर नहीं बोला है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कवि भरत ये दोस्तों मान शाह के दरबार में रहता था। अगला ऑप्शन है कि कवि राज सुखदेव ने अपने ग्रंथ व्रत विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है, तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस शासक की कृति सुनकर शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। दोस्तों, शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने जो यात्रा की थी तो ये फतेह शाह की कीर्ति सुनकर ही की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जटाशंकर जो था तो ये आपका फतेह शाह के दरबार में ही रहता था और इसका ही दोस्तों ये राज कवि या फिर दरबारी कवि था। ठीक है, जटाशंकर या फिर जटाधर, इसकी दोस्तों एक पुस्तक भी आती है जिसका नाम है दोस्तों आपका फतेह शाह कण। ठीक है, फतेह शाह कण जो है तो वह आपकी जटाशंकर की ही कीर्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पवार राज्य में आय के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में
क्या सही नहीं है। तो दोस्तों आय के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताना है कि पवार वंश के समय कौन कौन से प्रमुख स्रोत थे और कौन से नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है कि राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सही बात है दोस्तों, राजा ही समस्त भूमि का स्वामी होता था। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त भू राजस्व होता था। सही बात है। जागीर तथा संकल्प द्वारा भी भूमि दान की जाती थी। सही बात है दोस्तों, ये भी आपकी ठीक है। रोत भूमि स्थायी रूप से दान में दी गई भूमि थी, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए रोत भूमि जो होती थी तो ये दोस्तों सैनिकों को उनके असाधारण वीरता के लिए दी जाती थी, ठीक है, जो कि अस्थायी भूमि होती थी, इसे राजा वापस भी छीन सकता था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर हमें गलत ही बताना था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए लखनऊ संग्रहालय में रखे जो सिक्के हैं उनके आधार पर प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड मिलता है तो वह आपका 1717 से लेकर 1757 तक मिलता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रदीप शाह इंपोर्टेंट शासक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके बनते हैं। प्रदीप शाह के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट टाइम पीरियड आपको मिलेगा तो वह 1717 से लेकर 1772 देखने को मिलता है, पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। 1717 से लेकर 1772 तक जो टाइम पीरियड माना गया तो ये दोस्तों आपका माना गया है जो प्रदीप शाह का एक दान पत्र मिलता है उसके आधार पर। ठीक है, और जो लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के हैं उनके आधार पर इसका टाइम पीरियड 1717 से लेकर 1757 तक रहा है। ठीक है, प्रदीप शाह तो दोस्तों ये जो शासक बना था ये आपका फतेहपति शाह के बाद में राजा बना था। ठीक है, इसकी संरक्षिका भी पूछी जाती है तो आपको बताना है कनकदेई इसकी संरक्षिका थी। ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसने दोस्तों दून की राजधानी जो थी तो वह नवादा से हटाकर धामूवाला बनाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि किस पवार राजा ने धामूवाला को अपनी राजधानी बनाया था तो वह प्रदीप शाह ने बनाया था। ठीक है, और प्रदीप शाह ये 49वां राजा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के समय दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र पर कल्याण चंद्र चतुर्थ के ऊपर रोहेलों ने आक्रमण किया था और रोहेलों ने दोस्तों एक संधि के रूप में कल्याण चंद्र चतुर्थ से 3 लाख रुपए मांगे थे। ठीक है, और ये 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो दी थी तो ये प्रदीप शाह ने ही दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनकदेई किस शासक की संरक्षिका थी। तो अभी आपको बताया कि प्रदीप शाह की संरक्षिका जो है तो वह कनकदेई है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे। रामायण प्रदीप इसके रचनाकार मेधाकर शर्मा हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों दरबारी कवि है किसका, प्रदीप शाह का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवार शासक फतेह शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो फतेहपति शाह के बारे में हमें बताना है। इसने चांदी की मुद्राएं भी प्रचलित की थी। तो सही बात है दोस्तों, इसके द्वारा चांदी की मुद्राएं प्रचलित की गई थी। इसने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को हराया था। ठीक है, और कर देने के लिए मजबूर किया था। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। सही बात है। और दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर जिस भूमि पर बना है उस भूमि को जो दान दिया था तो वह पद्मदेव ने दिया था। ठीक है, यह चंद राजाओं से कभी पराजित नहीं हुआ था। तो गलत हो जाएगा, ये दोस्तों चंद राजाओं से भी पराजित हुआ था। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवार कालीन धारशिल शिलालेख के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो धारशिल शिलालेख जो है इसके बारे में हमें सही को चुनना है। देखिए धारशिल शिलालेख जो है तो ये सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसका संबंध 29वां जो पवार राजा है अनंतपाल द्वितीय इससे है। मतलब जो धारशिल शिलालेख है तो ये अनंतपाल द्वितीय का ही है जो कि 29वां राजा था।
ठीक है, यह है शिलालेख 1335 ईस्वी का है, जो कि रुद्रप्रयाग से 1994 में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है, उपर्युक्त सभी। मतलब 1994 में पवार कालीन धारशिल शिलालेख को खोजा गया था रुद्रप्रयाग से। अगला प्रश्न है कि किस शासक का कार्यकाल चंद एवं पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। देखिए, चंद और पवार राजाओं की मित्रता के लिए जो जाना जाता है तो वह आपका प्रदीप शाह के टाइम पीरियड को जाना जाता है। अभी आपको ऊपर बताया था कि प्रदीप शाह के समय कुमाऊं का जो राजा था तो वह कल्याण चंद्र चतुर्थ था, ठीक है, और कल्याण चंद्र चतुर्थ के ऊपर रोहेलों ने आक्रमण किया था, ठीक है, और रोहेलों ने दोस्तों संधि की थी कल्याण चंद्र से, ठीक है, जिसमें उससे 3 लाख रुपए मांगे गए थे, और ये आर्थिक सहायता जो दी थी तो ये प्रदीप शाह ने ही दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासक कल्याण चंद्र चतुर्थ की सहायता किसने की थी। तो अभी आपको बताया प्रदीप शाह ने की थी, ठीक है। सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, सिरमौर का युद्ध जो हुआ तो ये 1779 में हुआ था। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, हुआ किसके बीच, तो ये ललित शाह और सिखों के मध्य हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों सिखों के सर्वाधिक जो आक्रमण हुए तो वह ललित शाह के समय ही हुए थे। कब कब हुए, तो दोस्तों 1775 में हुआ था और 1778 में भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़ राज्य में रहदारी कर का संबंध निम्न में से किससे था। देखिए, रहदारी जो कर है तो ये आपका बोझा ढोने वाले जानवरों से है। मतलब अगर किसी के पास बोझा ढोने वाले जानवर होंगे तो उस व्यक्ति से कर लिया जाएगा, और ये कर दोस्तों रहदारी कर होता था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। देखिए, प्रद्युमन शाह को गद्दी पर जो बैठाया तो वह आपका ललित शाह ने बैठाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित शाह। ललित शाह का टाइम पीरियड होता है दोस्तों आपका 1775 से लेकर 1772 से लेकर 1779 तक, ठीक है, 72 से लेकर 79 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1779 ईस्वी में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। देखिए, 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध लड़ा गया था। बगवाली पोखर का युद्ध जो हुआ तो ये मोहन चंद और ललित शाह के मध्य हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें मोहन चंद की दोस्तों हार हो जाती है और वह दोस्तों युद्ध स्थल से भाग जाता है। तो याद रखिएगा 79 में आपके 2 युद्ध हो गए, एक ऊपर हमने पढ़ा सिरमौर का युद्ध और एक दोस्तों बगवाली पोखर का युद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। जब दोस्तों कुमाऊं का कोई भी राजा नहीं होता तो उस समय ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और प्रद्युमन शाह को हम पढ़ेंगे कि ऐसा राजा जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों गद्दियों पर बैठा तो वह प्रद्युमन शाह है, जो कि ललित शाह का पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, एक तो जयकीरत शाह, एक दोस्तों प्रद्युमन शाह, एक पराक्रम शाह और एक दोस्तों प्रीतम शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ललित शाह कब गद्दी पर बैठा था। ललित शाह जो गद्दी पर बैठा तो ये 1772 ईस्वी में बैठा था, ऊपर आपको बताया, और 79 तक ये राजा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवालबाग के दुड़री नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। देखिए, मलेरिया के कारण जो मृत्यु हुई थी तो वह ललित शाह की हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ललित शाह का उत्तराधिकारी जो बना था तो वह जयकीरत शाह बना था, और ये दोस्तों गढ़वाल का राजा बन गया था। तो याद रखिएगा कि ललित शाह की मृत्यु जो हुई थी तो ये मलेरिया के कारण दुलेड़ी नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राजा दिए हैं, सूची 2 में उनके संरक्षिका, ठीक है।
तो फतेह शाह जो है तो ये दोस्तों फतेह शाह की संरक्षिका जो थी तो राजमाता कटोची थी, सही बात है। प्रदीप शाह की संरक्षिका जिया कनकदेव थी। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती थी और कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि किस शासक के समय में सिखों ने 1775 एवं 1778 ईस्वी में 2 बार देहरादून पर आक्रमण किया था। देखिए 1775 और 1778 में 2 बार जो देहरादून पर आक्रमण किया सिखों ने, तो वह ललित शाह के टाइम पीरियड में किया था, हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, और सिखों का एक प्रमुख युद्ध भी देखा था, सिरमौर का युद्ध। ठीक है, जो कि 1779 में हुआ था, 1779 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था। ललित शाह का उत्तराधिकारी ये था दोस्तों जयकृत शाह। ठीक है, जयकीर्ति या फिर जयकृत दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ये 79 में ही गद्दी पर बैठा था जब ललित शाह की मलेरिया के कारण हवाला बाग में मृत्यु हो गई थी। हवाला बाग कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक मुकंदी लाल के अनुसार जयकृत शाह का शासनकाल रहा है। देखिए जयकृत शाह का शासनकाल जो रहा बैरिस्टर मुकंदी लाल के अनुसार, तो ये है दोस्तों आपका 1780 से लेकर 85 तक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जयकृत शाह के दरबारी निम्न में से किन 2 दलों में बट गए थे। देखिए जो जयकृत शाह था तो उसके दरबारी 2 दलों में बटे थे, एक खंडूरी एक डोभाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड के संदर्भ में क्या सही नहीं था। ठीक है, तो आईने अकबरी के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड में क्या सही नहीं है। देखिए पहला है कि अकबर द्वारा पांडुकेश्वर मंदिर में घंटा चढ़ाया गया, सही बात है। देखिए पांडुकेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, चमोली में, तो यहाँ अकबर के द्वारा घंटा चढ़ाया गया था। 1560 में बैरम खां के दमन हेतु शिवालिक क्षेत्र के राजाओं को दंडित किया गया था, सही बात है ये भी। 1556 ईस्वी में गढ़वाल शासक रतन शाह और अकबर की सेना के मध्य भीषण युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये युद्ध हुआ ही नहीं था। संभवतः गढ़वाल शासक अकबर के अधीन थे, सही बात है दोस्तों, मतलब जो गढ़वाल के राजा थे तो वह अकबर के अधीन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, हमें गलत बताना था। आगे बढ़ेंगे कि सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर दिया था। देखिए सिखों ने पवार राजाओं पर राखी कर लगाया था। ठीक है, तो सिखों के आक्रमण से बचने हेतु जो राखी कर दिया था तो वह जयकृत शाह ने दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर में किस राजा का अंत हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, ये आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लगभग पवार वंश के 30 प्रश्नों को देखा। एक क्लास और बची है पवार वंश की, फिर आपका पवार वंश कंप्लीट हो जाएगा। हम दोस्तों अपनी जिला सीरीज को भी कर रहे हैं, देहरादून जिला आपका खत्म हो जाएगा, उसकी एक क्लास या 2 क्लास और आएंगी। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले जिले को पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा जिला आप पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।